नमस्कार दोस्तों, आज हम कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा करेंगे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और इन्होंने क्या विशेष घोषणा करी है, क्या ये चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र नाम दिया है, वहीं पे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र का नाम दिया है और उसमें पूरी मोदी की गारंटी के बारे में बात करी गई है। मैनिफेस्टो एक प्रारूप होता है जो चुनाव के टाइम हर पार्टियां रिलीज करती हैं। इन मैनिफेस्टो में पॉइंट बाय पॉइंट लोगों को डिटेल से समझाया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या क्या करेंगे। आज हम जिन मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे वो बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसका मैनिफेस्टो ज्यादा कर पब्लिक फ्रेंडली है, किसने आम जन लोग हैं, जो मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, दलित है, पिछड़े वंचित हैं, उनको कितना ज्यादा ध्यान में रखा गया है, देश की प्रगति को कितना ज्यादा ध्यान में रखकर किया गया है। इसके बारे में एनालाइज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मैनिफेस्टो ट्रस्ट करने लायक है और कौन सा बिल्कुल फेंकू चंद है, सिर्फ उसमें खोखली बातें करी गई हैं। इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इनकी दोनों की ऑफिशियल साइट में जाकर इन मैनिफेस्टो को पढ़ भी सकते हैं और वैसे अभी चुनाव के दौरान लोग बांटते भी हैं, तो अब वहां अगर आपको मिल गया तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने खुद भी दोनों मैनिफेस्टो को पढ़ा है, समझा है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो को। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो पहली बात करती है वो हिस्सेदारी न्याय के एक टाइटल दे दिया इसने, सब टाइटल। उसके नीचे उसने काफी बुलेट पॉइंट्स में बताया है कि हिस्सेदारी न्याय में वो सामाजिक न्याय की बात कर रही है कि हम सामाजिक न्याय में जो रेन के आयोग की सिफारिश है उनको लागू करने की बात कही जा रही है। इस मैनिफेस्टो में SC/ST एक्ट को बहुत ही मजबूती के साथ लागू करने की बात कही है, क्योंकि हाल ही में आप देखोगे कि दलित कम्युनिटी, SC कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। ठीक है, आपने पेशाब कांड वगैरह का तो पता ही है आपको, मध्य प्रदेश का। तो जिस तरह से दलितों को और SC/ST OBC के लोगों को हरास किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है। इसमें तीसरी बात ये कही गई है और कि SC/ST और OBC को प्राइवेट सेक्शन संस्थाओं में आरक्षण की बात भी कही गई है। अब तक सिर्फ सरकारी उसमें आरक्षण प्राप्त होता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी में आरक्षण देने की बात कही गई है। और जो हमेशा कांग्रेस बोलती आई है कि अगर वो सत्ता में आती है तो आर्थिक सामाजिक जनगणना यानी कि जातिगत जनगणना कराने पर भी उसने फोकस दिया है। ये तो है उसका पहला टॉपिक जिसमें उसने हिस्सेदारी न्याय में ये बातें कही है। वहीं पर अब बीजेपी का देख लेते हैं दूसरा वाला। बीजेपी ने बोला है कि गरीब परिवार की सेवा की गारंटी, मतलब गरीब परिवार की सेवा मोदी की गारंटी, ये उसका पहला वो है। तो इसमें उसने गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए जो बातें कही हैं, हालांकि इसमें उसने बोला है कि 5 साल तक मुफ्त राशन जो 80 करोड़ लोगों को दे रही है गवर्नमेंट, वो कंटिन्यू रहेगा और आयुष्मान कार्ड के तहत जो 5 लाख का इलाज मुफ्त मिलता है वो रहेगा। और मतलब घर घर नल जल कनेक्शन के बारे में उसने बात किया है और साथ ही उसने जीरो बिजली बिल के बारे में बात किया गया है। अगर ये कहूंगी तो पहला जो इनका है ना वो पुरानी चीजों को इसने रिपीट कर दिया है। अब अगर इसकी हम देखें तो आपको पता है राशन तो मिल रहा है, पर उससे कितना लोग खुश हैं ये आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। और इसमें जो मुफ्त इलाज की बात करी गई है तो इस 5 लाख की आयुष्मान में इसमें कितना स्कैम हुआ है। हालांकि ये योजना पर्सनली बहुत तारीफ के काबिल की है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाई है। इसमें ये काफी हद तक फेल रही है। और जो हर नल जल कनेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं। ये घर घर तो काफी जगह पहुंच गई है, काफी गांव में पहुंचा दी गई है, लेकिन उस तरह से इसको लागू नहीं किया गया है। वहां जहाँ टंकियां बन रही हैं, वो रिस रही हैं, पाइप फूट रहे हैं, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि जो नल जल कनेक्शन के तहत कनेक्शन कराए जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की बात भी कही जा रही है। बिजली बिल ये जीरो करेंगे कह रहे हैं, तो अभी तक तो बिजली बिल जीरो नहीं आया। जो थोड़ी स्टेट सरकार जो देती है वो बात अलग है। तो बिजली बिल जीरो की बात जो करी गई है तो इसमें भी गवर्नमेंट लगभग फेल रही है। दूसरे में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही है कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इस रिलेटेड उन्होंने बहुत सारा, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट में उनको बताया कि किस तरह से वो अल्पसंख्यकों के लिए काम करेगी। कांग्रेस ने पेंशन की बात भी करी है और उसमें बढ़ोतरी करने की भी बात कही है। साथ ही जो दिव्यांगजन अधिनियम है 2016 का, उसमें को सख्ती से लागू करने की भी बात इसमें करी गई है। जहां पर बीजेपी आयुष्मान कार्ड को कंटिन्यू 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने की बात करी है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इसको
जो स्वास्थ्य बीमा योजना उसको 25 लाख कर दिया गया है कि अगर वो सरकार में आती है तो 25 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा जो आम जन को प्रोवाइड कराएगी, ये वादा कर रही है कांग्रेस। साथ ही देश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात कांग्रेस कर रही है। हालांकि ये दावे कितने हद तक सही साबित होते हैं अगर ये सरकार आती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इसी तरह का दावा कुछ बीजेपी ने भी पहले किया था कि हर जिले में का मेडिकल कॉलेज रहेगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो स्वास्थ्य सेवा का जो बजट है वो 2028 से 29 तक 4% इसमें बढ़ोतरी कर देगी, जिससे लोगों को अच्छी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने युवाओं के लिए क्या क्या घोषणा करी है। ठीक है, युवाओं के लिए जब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी ने क्या कहा है। बीजेपी ने नौकरी देने की बात तो साफ साफ नहीं कहा है, उसने ये कहा है कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में फोकस करेंगे। ठीक है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करेंगे। और बीजेपी ने आगे कहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का हम विस्तार करने में फोकस करेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिले। डायरेक्ट नौकरियां देने की बात जो युवाओं को है, विशेष जो कि आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी, उसके बारे में उसने बात नहीं किया है। उसने बस स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाना, पर्यटन, बेरोजगार, मतलब इन क्षेत्रों पर इन्वेस्ट करने या इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के बारे में ज्यादा कर फोकस किया है बीजेपी ने। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए क्या कहा। दोस्तों, कांग्रेस ने युवाओं के लिए बहुत सारे वादे किए हैं इस मैनिफेस्टो में। उन्होंने कहा है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो जो केंद्र सरकार के जितने भी रिक्त पद हैं उसको भर दिया जाएगा। साथ ही 1961 का जो अप्रेंटिस का कानून है उसको हटाकर इंटर्नशिप अधिनियम कानून लाया जाएगा, जिसमें हर डिप्लोमाधारी और ग्रेजुएट स्नातक डिग्रीधारी जो लोग रहेंगे वो 1 साल का इंटर्नशिप कर पाएंगे और जहां उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत शानदार पहल है। इससे क्या होगा कि युवाओं के अंदर स्किल डेवलप होगा, क्योंकि आप अगर अप्रेंटिस करते हो तो आपके स्किल में निखार आता है। विदेशों में भी ज्यादातर इंटर्नशिप कंपलसरी होता है और ये बहुत अच्छा कदम मैं कहूंगा कांग्रेस का जिन्होंने ये किया। इसके साथ साथ ही कांग्रेस ने जो पेपर लीक, बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो सरकारी नौकरियां आती नहीं है और आती भी है तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर में बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है। मध्य प्रदेश में ही आप देख लो, पटवारी घोटाला भी कितना लार्जेस्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश में कितने सारे पेपर लीक हुए। तो इन पर इनको नियंत्रित करने के लिए पेपर लीक पर कानून बनाने की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि ये बात बीजेपी ने भी कहा है कि हम पेपर नियंत्रण कानून लाएंगे, जिसमें हम पेपर लीक को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कानून बनाकर। लेकिन आप देख ही रहे हो, अभी भी तो उनकी सरकार है 10 साल से लगभग, वो कितना पेपर लीक को रोक पाए हैं। कांग्रेस ने पेपर लीक के जो निपटारों के लिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना करने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल छात्रवृत्ति लगभग 10,000 रुपए खेल छात्रवृत्ति के रूप में जो खेल के विद्यार्थी हैं उन्हें दिया जाएगा। और आगे उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए यानी कोई युवा अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उनको लोन का व्यवस्था भी कांग्रेस ने करने की बात कही है। लोन के पर ज्यादातर फोकस जो है वो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में करी है। वो हर चीज को लोन से जोड़ दे रही है कि आप लोन ले लो और स्टार्टअप शुरू करो। इस पे मैं कहूंगा कि लोन वाले चीज में बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से बाजी मारा है कांग्रेस की अपेक्षा। बात कर लेते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या किया है। तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए जो बीजेपी ने कहा है कि हम लखपति दीदी बनाएंगे। लगभग देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य वो रखी है। हालांकि ये लक्ष्य अभी इसने मैनिफेस्टो में नहीं है, पहला है। मैंने आपको कहा कि बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो है ना उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, बस घिसा पीटा उसी को रिपीट कर दिया है। अगर आप विकसित भारत संकल्प यात्रा को अगर देख रहे होंगे तो उसमें जो आपको पम्पलेट वगैरह मिलती है, बुकलेट वगैरह मिलती है, तो उनमें भी ऑलरेडी ये जो बातें जो मैनिफेस्टो में है वो कही जा चुकी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा नया चेंज नहीं किया गया, थोड़ा बहुत चेंज करके उसको बीजेपी ने रख दिया है। तो साथ ही बीजेपी ने महिला के स्वास्थ्य से संबंधित घोषणा करी है, जिसमें महिलाओं को अलग अलग प्रकार के फायदे देने की बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने नारी बंदना स्कीम है उसको भी आगे प्रमोट करने की बात कही है। अब देख लेते हैं कि कांग्रेस ने नारी सम्मान के दृष्टि से क्या क्या बात कही है, महिलाओं के लिए क्या क्या बात की है। तो कांग्रेस ने जो बात कहा है कि हम 1 लाख प्रति वर्ष परिवार की एक वृद्ध महिला के खाते पर ट्रांसफर करेंगे। साथ ही महिलाओं को 50% नौकरी में आरक्षण देने की बात कांग्रेस कर रही है। अब आगे देख लेते हैं कि दोनों ने किसानों के लिए क्या कहा।
कांग्रेस और बीजेपी ने किसानों को क्या क्या देने के वादे कर रहे हैं इस मैनिफेस्टो में। तो वो कहती हैं कि कांग्रेस कहते हैं कि भाई हम एमएसपी लागू कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। इसके अलावा और बहुत सारी जो फैसिलिटी हैं की बात करते हैं वो किसानों को देने की, यूरिया से संबंधित भी फैसिलिटी की बात करते हैं। वहीं पे बीजेपी, इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने एमएसपी पर तो किसानों के लिए कोई बात नहीं कही है, लेकिन हाँ जो नैनो यूरिया को प्रमोट करने की बात कही है, किसान पीएम स्वनिधि योजना के ऊपर बल दिया है। और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र जैसे पशुपालन या मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बीजेपी ने काफी चीजें बोला है कि मछुआरों के जो मछुआरे चले जाते हैं उनको सैटेलाइट से उन पर निगरानी रखी जाएगी, उनकी सेफ्टी सुरक्षा के बारे में बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से बात किया है। काफी डिटेल में मछुआरों के बारे में बीजेपी ने चर्चा किया है। लेकिन वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी मछुआरों का ध्यान रखते हुए बहुत सारी बातें मछुआरों के हितों में करती है। कांग्रेस कहती है कि मछुआरों को डीजल में सब्सिडी दी जाएगी। डीजल में सब्सिडी से यहाँ ये है कि जो समुद्र में मछुआरे जाते हैं ना बोट लेकर, तो उसमें काफी डीजल लगता है, तो उसमें वो सब्सिडी देने की बात कर रही है। साथ ही कांग्रेस ये कहती है कि अगर मछली उत्पादन में वृद्धि के जितने भी जरूरी कदम हैं हम वो भी उठाएंगे। इसके अतिरिक्त बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी बहुत सारे मछुआरों के लिए वादे कर रही है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि दोनों पार्टियों ने श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कहा है। तो जो कांग्रेस है वो कहती है कि हम मनरेगा के तहत जो भुगतान राशि है उसे 400 रुपए कर देंगे। ठीक है, अभी 200 रुपए कुछ है, उसको बढ़ाकर ये 400 करने की बात कही है। और इसके अलावा इंदिरा कैंटीन जो कि बहुत सस्ते में खाना उपलब्ध कराती है, उसको भी ये प्रमोट करने के बारे में बात कर रही है कांग्रेस। वहीं पर बीजेपी ने श्रमिकों के लिए क्या कहा है। वहीं पर बीजेपी ने कहा कि भाई श्रमिकों का जो न्यूनतम वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, उस पर हम समीक्षा करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और साथ ही श्रमिकों के लिए हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। तो पीएम स्वनिधि के तहत जो ठेले वालों को, रेडी वालों को जो 10,000 का लगा मुफ्त लोन मिलता है, 10,000, 20,000, 50,000 का, उस पर ये फोकस करेंगे। हालांकि बहुत अच्छी स्कीम मैं मानता हूँ बीजेपी का पीएम स्वनिधि, इसके अंदर काफी लोगों ने लाभ लिया है। साथ ही बीजेपी ने जो वृद्ध नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनको तीर्थ यात्रा करवाने के बारे में भी बात अपने मैनिफेस्टो में कहा है। इसके साथ जो मिडिल क्लास के लोग हैं या छोटे व्यापारी लोग हैं, उनके बारे में अपने मैनिफेस्टो में बात किया है। और बीजेपी ने जो समृद्ध भारत यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात की है। अलग अलग पॉइंटों में बताया कि वो कैसे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसके बारे में पूरा उसने रूपरेखा बना के तैयार किया है। लेकिन ये भाई बड़े दिनों का सपना है, उतने टाइम तक कौन इंसान रहता है, क्या करता है, कितने लोग जिंदा रहते हैं, नहीं रहते, क्या इसके बारे में ये तो बस वही है कि एक सपना दिखा दो, अब 23 साल 24 साल पहले का सपना दिखा दो और उसके नाम पर वोट लिख दो। मुझे कुछ इस तरह से लगता है जो इसने बोला समृद्ध भारत की गारंटी के बारे में जो उन्होंने बात किया है। तो इसमें जो वो कहती हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो भाई बन जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि हम भुखमरी के कगार पर कितने नीचे हैं। हमारी जो अगर हम भुखमरी की बात करें, पर व्यक्ति इनकम की बात करें, तो हम बांग्लादेश से पिछड़ चुके हैं। फिर ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात करते हैं कि दुनिया की सारी कंपनियां आएंगी, भारत में आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में बात करती है। तो ये सब भविष्य की बातें कर रहे हैं। जो इसमें पूरा ना समृद्ध भारत का जो सपना है वो खोखला सा सपना है, जो 23 साल 24 साल बाद पूरा होने की बात कर रहे हैं। जब भारत 1947 में विकसित हो जाएगा, तो यार 2 दिन की तो चल नहीं रही है। 23 साल 24 साल पुराना आगे के सपने दिखाकर आप जनता को मतलब लुभाना चाहते हो, ये कौन सी बात हुई भाई। प्रेजेंट की देखो ना यार, वर्तमान की देखो, आने वाले 2-3 सालों की देखो। साथ ही बीजेपी ने खेल के विकास, तकनीकी के विकास और पर्यावरण के विकास पर भी अपने मैनिफेस्टो में बात किया है। लेकिन हकीकत क्या है आप जानते हो कि किस तरह से जंतर मंतर में महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ। सोनम वांगचुक जो लद्दाख में पर्यावरण से संबंधित थे, तो भाई वो अनशन कर रहे थे सेफ्टी के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए, तो वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा मिसयूज हो रहा है, या फिर कितना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आप खुद देख रहे, हकीकत आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं जो इस मुद्दे पर भी बीजेपी जो है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। मैंने आपको कहा ना कि पुराने मुद्दों को वो उठाकर घुसेड़ रही है बस, ठीक है, और इसके नाम पर वोट पाना चाहती है। अब ये सब चीजें हम देख लेते हैं कांग्रेस ने क्या कहा। वहीं पर कांग्रेस ने भी पर्यावरण के बारे में बात कहा है, वो प्रदूषण नियंत्रण के बारे में बात कर रही है। वो जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड साइड आप देख लो लैंडस्लाइड हो रहा है, लद्दाख में जिस तरह से दोहन हो रहा है, इन तमाम चीजों पर कानून बनाने की बात कर रही है। ऊर्जा से संबंधित कानून, जो कि हम किस तरह से इको फ्रेंडली ऊर्जा हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा प्रदूषण कम होगा, इसके बारे में भी कांग्रेस इसके बारे में भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बात किया है।
जल प्रबंधन के बारे में भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में बात किया है कि किस तरह से पेयजल की जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है वो कराई जा सके। इसके बारे में भी उसने बहुत अच्छी बात किया है। जल संकट से बचाव के लिए उसने बात किया है। अब जान लेते हैं कि दोनों पार्टियों ने सुरक्षा यानी डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या बातें की हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी ने जो डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या बातें कर रही हैं। बीजेपी ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने के बारे में विशेषकर फोकस कर रही है। हिंद महासागर में सुरक्षा को किस तरह से चाक चौबंद किया जा सके, किस तरह से मजबूत किया जा सके, इसके बारे में बीजेपी ने इस मैनिफेस्टो में बात किया है। इसके साथ साथ डिजिटली संप्रभुता के बारे में भी बीजेपी ने बहुत बात किया है। हालांकि जो ये बीजेपी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर बात कर रही है, इसमें आप अगर इसका हकीकत देखना चाहते हो तो लद्दाख में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो गलवान हुआ और बाकी एक्टिविटी हो गई, इससे पता चलता है कि डिफेंस के क्षेत्र में बीजेपी कितना ज्यादा काम कर रही है, ये कितना हद तक सफल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो। अपने अगर आंख और कान खुले रखे हो तो आप जरूर देख पा रहे होगे कि इस मुद्दे पर बीजेपी कितना सफल है। वहीं पर सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने क्या कहा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने उतना ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रही है, लेकिन वो अग्निवीर योजना जो बीजेपी ने लेकर आई थी, इस पर वो खुलकर बात कर रही है कि वो बता रही है कि किस तरह से युवाओं को और डिफेंस को हमारे सुरक्षा के उसमें ये कितनी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, इसके बारे में वो बात करती है और इसकी समीक्षा करने की बात कर रही है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल भी छुपी नहीं है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारी विदेश नीति और डिफेंस में काफी कुछ परिवर्तन आएगा। अंतिम में हम बात कर लेते हैं संवैधानिक न्याय के बारे में। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ही ने संवैधानिक न्याय के संविधान के ऊपर, कानूनों के ऊपर बात कर रही है। अक्सर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बीजेपी नेता ये कहते हैं कि आप अब की बार 400 पार तो आप संविधान चेंज करेंगे। हालांकि ऑब्वियसली इस चीज का उल्लेख मैनिफेस्टो में नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि अगर 400 पार चली जाती है बीजेपी को बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाता है और सत्ता में आ जाती है तो संविधान खतरे में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी अलग अलग तरह के बयान आते रहते हैं, विपक्ष और पक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जो संवैधानिक न्याय के बारे में अगर किसी ने मैनिफेस्टो में अगर बहुत डिटेल में बात करी है तो वो कांग्रेस ने एक बात की है। सबसे पहले हम बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में संविधान से रिलेटेड 4-5 चीजें बहुत अच्छी तरह से बात करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो और सख्ती दिखाएंगे। दूसरी, वो कहती है कि हम ई कोड की स्थापना करेंगे। तीसरी बात कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम स्थापना करेंगे। पुलिस बल को हम आधुनिकीकरण से लैस करेंगे कानून बनाकर। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बीजेपी अपनी इस मैनिफेस्टो में बात करती है। ये तो है भाई बीजेपी का, ठीक है। पर कांग्रेस इस पे 2 कदम आगे जाकर बहुत सारी बातें करती है जो संविधान से रिलेटेड बातें करती है। अब वो हम जान लेते हैं। कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम संविधान में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। इसमें जो मेन चीज है, सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखने की बात करती है कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। और इसमें वो कहती है कि जो प्रेस जिस तरह से गोदी बन गया, हम प्रेस की स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे। दूरसंचार अधिनियम 2023 की हम समीक्षा करेंगे। मानहानि के अपराध को हम अपराध मुक्त करेंगे, मतलब सिर्फ आप जुर्माना देकर इससे बच सकते हो, आपको सजा नहीं होगी। कुछ इस तरह की व्यवस्था करने की बात कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में करती है। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करने की बात करती है, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून है। इससे यह होगा कि अब कोई भी अगर दल बदलता है, यानी कि किसी चीज को लेकर पहले किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है फिर किसी पार्टी में चल जाता है, तो इससे संबंधित कानून बनाने की वो बात कही है, जिससे पार्टियों को तोड़ने मड़ोड़ने में जो इस समय ज्यादा हो रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा कांग्रेस कहती है कि कम से कम साल में 100 दिन संसद चलना अनिवार्य हो रहेगा। ऐसी व्यवस्था करने की वो बात कर रही है। बुलडोजर न्याय को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात करती है। साथ में अगर किसी लॉकअप में किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी जवाबदेही बनाने की वो बात कर रही है। 3rd डिग्री टॉर्चर के खिलाफ कांग्रेस कानून बनाने की बात कर रही है। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी इनको स्वतंत्र करने की बात कर रही है ताकि सरकार के दबाव पर आकर काम न करें। ये स्वतंत्र इकाई के रूप में बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करते रहे, इसके लिए भी ये प्रावधान लाने की बात कही गई है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में ईडी, सीबीआई ने जिस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट किया है, आप समझिए होगा कि किसके इशारे पर यह काम होता है। तो इस पर नियंत्रित करने के लिए कि सरकार का इंटरफेयर इन एजेंसियों पर न रहे, न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहे, इस पर भी कांग्रेस कानून बनाने की बात कर रही है। मोटा मोटा तो ये कहें कि जितने भी सरकारी संस्थाएं मतलब
स्वायत्तता देने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने राजस्व न्याय के ऊपर भी बात कही है, मतलब जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया है इस पर समीक्षा करने, इस पर संशोधन करने के इशारों में बात कर रही है। अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इसका उल्लेख किया है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है, और आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया था, जिस तरह से नोटबंदी किया गया था, उससे बहुत ज्यादा असर हुआ है, आम लोग उससे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों ये था दोनों के मैनिफेस्टो की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हालांकि मैनिफेस्टो बहुत लंबा है, 48 पन्ने का लगभग कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वहीं पर 78 पन्ने का आसपास बीजेपी का मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो तो बहुत ज्यादा लंबा है। मैंने जो मुख्य चीजें थी वो आपको इस वीडियो में बताने की, आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।